ये मैं आप लोगों को एक लेमैन की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक सेट क्या होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन कैसा होता है? तो वेव फंक्शन पे जाने से पहले फ्री पार्टिकल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें। h psi is equal to E psi। जब हम फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साइन जो आता है आपके पास a sin kx कुछ इस तरह से आता है, इसकी तरह आता है। इट्स ए प्लेन वेव, इट्स ए प्लेन वेव। ये प्लेन वेव है, इसको प्लेन वेव बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइन वेव फंक्शन, और अगर मैं इसका मॉड कैलकुलेट करूं तो इसका मॉड मेरे पास ये आता है, इट्स लाइक दिस। प्रोबेबिलिटी इस तरह से आएगी, दैट मींस पार्टिकल इज अवेलेबल एट एवरी पॉइंट विद सेम प्रोबेबिलिटी। ये पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने बोला कि इसकी बजाय क्या होगा कि जो वेव फंक्शन है हमारे पास फ्री पार्टिकल का, ये कोई भी पार्टिकल है, क्योंकि फ्री पार्टिकल की या किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ जैसे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, बट नॉट एवरीवेयर। तो इसके लिए लोगों ने बोला कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसके इस तरह के बड़े सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एग्जैक्ट में कुछ भी नहीं इसमें बता रहा, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। sin kix जैसे मेरे पास ये आया है और मैं इनको सम अप कर ले रहा हूँ। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस तरह से बड़े सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस थे तो इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। जब हमने इस तरह के वेव फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया तो मींस मेरे पास बड़ी सारी वेव्स हैं। एक वेव ये आई, दूसरी ये आ रही है, तीसरी ये आ रही है, चौथी ये आ रही है, एंड सो ऑन लाइक दिस। जब हम इनको सम अप करते हैं तो वो हमारे पास जो था वेव फंक्शन इस तरह से आता है, ये आ गया। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, एंड व्हेन वी गो अवे फ्रॉम फर्दर अपार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जा रही है। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर ये आ जाता है इस तरह से, इट वाज लाइक दिस। ये इस तरह से आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये वे आया हमारे पास पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के कोड्स आते हैं, एक तो आते हैं बेसिस सेट बेस्ड और दूसरे आते हैं प्लेन वेव बेस्ड। तो जो प्लेन वेव बेस्ड कोड होते हैं मींस जब हमें इलेक्ट्रॉन को बताना है तो हम प्लेन वेव्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है? यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन हमारे पास आ रहे थे, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बड़ी सारी वेव्स को, प्लेन वेव्स को ऐड करना पड़ रहा, सुपर इंपोज करना पड़ रहा था, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। सो दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बड़ी सारी वेव्स की जरूरत पड़ेगी, प्लेन वेव्स। इवन वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में भी मुझे प्लेन वेव बतानी पड़ेगी, चाहे वहां पे अब जब हम पार्टिकल दूर जा रहा है मान लो सिस्टम से, दैट मींस वहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, बट उस रीजन में मेरे पास क्या होगा? जैसे ये रीजन आ गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो, बट ये क्या रहा है? इन्हीं वेव्स की वजह से इट मींस मुझे वैक्यूम के लिए भी प्लेन वेव्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि अगर मेरे पास वैक्यूम होगा तो उसके लिए मुझे प्लेन वेव्स कंसीडर करनी पड़ेगी लार्ज नंबर ऑफ। इस वजह से प्लेन वेव बेस्ड कोड पीरियोडिक सिस्टम, थ्री डायमेंशनल सिस्टम के लिए बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, बट अगर हमने 2D में जाना है तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, 1D में जाना है तब भी कॉस्ट बढ़ जाती है, 0D में जाएंगे तब भी उसकी कॉस्ट जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल लेमैन की तरह बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल जो मैंने थ्रू एक्सपीरियंस लर्न किया हुआ है, इसकी तरह चीजें हैं। एग्जैक्टली ऐसे नहीं है बट दिस सीम्स लाइक दैट। दूसरी चीज आ रही है बेसिस सेट। अगर हम दूसरी साइड देखें हाइड्रोजन एटम को, अगर हाइड्रोजन एटम में मुझे s इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो s इलेक्ट्रॉन का रेडियल पार्ट कैसा आ जाता है? 1s का। इट्स लाइक दिस। तो जो बेसिस सेट है वो बेसिकली इनको बता रहे हैं, जो रेडियल पार्ट है बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे। तो ये एक तो तरीका था कि प्लेन वेव की तरह इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाए, ये दूसरा तरीका आया जो हमारे पास
रेडियल पार्ट आ रहा है वेव फंक्शन का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो हमने हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल के लिए लिखते हैं या 2s ऑर्बिटल के लिए लिखते हैं या 3s ऑर्बिटल के लिए लिखते हैं, तो उसको हम बेस मान के चलते हैं, ठीक है, उसकी तरह। तो बट हम सिएस्टा में जो बेसिस सेट यूज करते हैं वो है न्यूमेरिकल एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, न्यूमेरिकल एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब वो हम मान के चल रहे हैं कि इस तरह का होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिस सेट। क्लियर? और तो नहीं कोई डाउट? ठीक है। दूसरी चीज हाई सिमेट्री पॉइंट्स। अब मेरे पास दो तरह के स्पेस होते हैं जिस पे हम बात करते हैं, दो तरह के स्पेसेस होते हैं, एक रियल स्पेस होता है, एक रेसिप्रोकल स्पेस होता है, और दूसरा रेसिप्रोकल स्पेस, ठीक है। तो जो रियलिटी में चीज है वो उसका रियल स्पेस हुआ, जब मैं उसकी इमेज देखता हूँ, मान लो लाइट, जैसे लाइट किसी चीज में से पास करे, उसकी जो मुझे इमेज दिख रही है वो रेसिप्रोकल स्पेस है। इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? इसी तरह की स्लिट्स हैं, ठीक है, ये स्लिट्स हैं, मान लो ये 200 LPI है, तो जो इनके बीच में स्पेसिंग है वो रियल स्पेस में मुझे दिख रही है, दिखे चाहे ना दिखे, बट इट्स इन द रियल स्पेस। इसी तरह मान लो मेरे पास 15,000 LPI वाली की लाइन है, ग्रेटिंग है, ये है, और जब मैं इसमें से विजिबल लाइट या लेजर लाइट को पास करता हूँ, लाइट इसमें से क्रॉस कर रही थी, लाइट इसमें से क्रॉस कर रही थी, आपको यहाँ पे पैटर्न दिखेगा, ये स्क्रीन है, ये रियल स्पेस में है, एक्चुअली जो लाइनें आपको ड्रॉ करी हैं ये रियल स्पेस में है, बट जब आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न कैसा दिखेगा? जब इसमें से लाइट पास करती है तो आप यहाँ पे स्पॉट देखोगे सेंटर में, एक यहाँ जैसे देखोगे, यहाँ जैसे देखोगे, और एक यहाँ जैसे देखोगे, बट अगर आप 15,000 LPI वाले को देखो तो उसमें आपको स्पॉट यहाँ दिखेगा, एक स्पॉट यहाँ जैसे दिखेगा, एक स्पॉट यहाँ जैसे दिखेगा, अगला इस तरह से दूसरा। तो इंटेंसिटी वाइज अगर इसको देखा जाए देन इट्स इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस, और इसको अगर देखा जाए इसमें इंटेंसिटी आपको इस तरह से मिलेगी, ये आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरे पास फाइन स्लिट्स आई उसके बीच में स्पेसिंग क्या थी? लार्ज, क्योंकि 200 LPI 200 लाइंस हैं पर इंच में, यहाँ 15,000 LPI, सो यहाँ पे कम स्पेसिंग है, स्पेसिंग इज लार्ज, और यहाँ पे स्पेसिंग इज स्मॉल, मींस स्लिट्स आर मोर क्लोजर हियर। इफ दे आर मोर क्लोजर, बट ये जो आपको पैटर्न दिखा डाइफ्रैक्शन पैटर्न, ये आपको इस तरह से दिख रहा था, मींस द सेपरेशन बिटवीन सेंटर मैक्सिमा इट्स इज लार्जर एंड इट इज स्मॉलर। तो क्या हुआ, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका मतलब जो मैं देख रहा हूं, इट मींस जब लाइट किसी में से पास करते हैं, इसी तरह से ये मान लो एक्सरे, मान लो किसी क्रिस्टल में से पास करेंगे, तो जो आपको पैटर्न दिखेगा, एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो दिखेगा वो रेसिप्रोकल स्पेस में दिखता है, इसलिए हम बात करते हैं रेसिप्रोकल स्पेस की, ठीक है। तो एक आया रियल स्पेस, एक आया रेसिप्रोकल स्पेस। रेसिप्रोकल स्पेस का फंडा क्लियर हो गया, तभी तो उसको वो क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग। तो जिस डायरेक्शन में वैक्यूम होता है उस डायरेक्शन में रेसिप्रोकल स्पेस कम आता है, आपने देखा होगा बोरिलियम जून जब देखते हो एक्स क्रिस्टल में। एक पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट? देन अब आते हैं रियल और रेसिप्रोकल स्पेस में। तो अब FCC का अगर रियल स्पेस है तो वो BCC आएगा आपके पास रेसिप्रोकल स्पेस में। पढ़ा है ना आपने? आता है, ठीक है। और ये प्रिमिटिव है, अगर मैं इसके प्रिमिटिव सेल की बात करूं, FCC का प्रिमिटिव समझाता हूं पहले से आपको। FCC के प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव सेल की बात करेंगे सबसे पहले। सो ये क्या है, इट्स FCC लैटिस, ये कॉर्नर एटम है। सो प्रिमिटिव सेल मींस मिनिमम वॉल्यूम स्पेस इन
मिनिमम वॉल्यूम इन रियल स्पेस। तो मिनिमम क्या होगा, ये तो मिनिमम नहीं है, तो इसका जब हमने रियल स्पेस क्रिएट करना है, सॉरी प्रिमिटिव सेल क्रिएट करना है, तो क्या करते हैं, जैसे ये एटम है, इसको इसके नियरेस्ट नेबर से, जैसे किसी एटम से उनके साथ मैंने ये कनेक्ट कर दिया। 3 यूनिट वेक्टर्स आ गए, इनको लेके जो हम यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज, ये देखो अब ये जो सेल बना हमारे पास, ये क्या था, इट इज प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल ऑफ एफसीसी। तो ये प्रिमिटिव सेल आ गया हमारे पास एफसीसी का। इसी तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में आपके पास जो ब्रिलियंट जोन है, इस ब्रिलियंट जोन को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वॉल्यूम इन रेसिप्रोकल स्पेस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें जैसे ये पॉइंट्स है मेरे पास, जैसे रियल स्पेस में मान लो जैसे ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है, ये फेस का सेंटर है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट आएगा पूरे क्यूब का, एंड देन ये पॉइंट है जैसे एज का सेंटर है। तो जैसे ये पॉइंट्स हम यहाँ पे चूज कर रहे थे, इसी तरह से अगर मेरे पास रेसिप्रोकल स्पेस हो, तो रेसिप्रोकल स्पेस में जैसे बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट होता है, जैसे गामा जिसको हम बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0। इट इज द सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन। और पॉइंट्स किसी की याद हो आप लोगों को, जैसे x था या m था, ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास किसी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.50 और 0, तो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये एज का सेंटर आएगा, एज किसी एज के सेंटर में। बट मान लो कोई पॉइंट मेरे पास 0.5 या 0.5 और 0 है, तो ये पॉइंट कैसा आएगा, ये फेस का सेंटर आएगा। फेस कौन सा, रेसिप्रोकल स्पेस में जो मेरे पास फेस आएगा। तो जो इस तरह के पॉइंट्स हम लेते हैं, इनको बोलते हैं हाई सिमेट्री पॉइंट्स, हाई सिमेट्री पॉइंट्स। क्लियर हो गई बात। तो इसके अलावा हम देखते हैं फिर E वर्सेस K जो ग्राफ आता है, एनर्जी वर्सेस जो बैंड स्ट्रक्चर है। अगर हाई सिमेट्री पॉइंट्स हमारे ठीक नहीं होंगे तो बैंड स्ट्रक्चर आपका गलत आएगा। ये E की डायग्राम, एनर्जी वर्सेस K। K को मोमेंटम भी बोलते हैं, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू h क्रॉस K। ठीक है, तो एनर्जी वर्सेस मोमेंटम ग्राफ बोल दो या कुछ और बोल दो, E वर्सेस K ग्राफ बोल दो। इस तरह से आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखने को सुनने को मिल जाए। और क्या पॉइंट, और क्या चीज की और कोई क्वेरी आप पूछोगे? एक्सचेंज कोरिलेशन होगी, एक्सचेंज कोरिलेशन। ओके, एक्सचेंज कोरिलेशन में हमारे पास जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। बट मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हैं, अगर तो वो अपोजिट स्पिन के साथ बैठे हुए तो क्या होगा, कूलम्बिक। वैसे तो कूलम्बिक रिपल्शन होती है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, बट मान लो अगर इनकी स्पिन अपोजिट हो तो उनमें क्या होती है, एक तरह से अट्रैक्शन फील करते हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ। अगर स्पिन एक तो आगे की दो इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे तो रिपल्शन होगी होंगी, बट एक दूसरा केस भी है जब मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन के साथ बैठे होंगे, या मान लो दो इलेक्ट्रॉन एक जगह बैठे हैं विद द सेम स्पिन, दो इलेक्ट्रॉन है विद द सेम स्पिन, तब तो उनमें रिपल्शन होगी, ठीक है, स्पिन की वजह से। और बट एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है अपोजिट स्पिन के साथ, सॉरी हाँ अपोजिट स्पिन के साथ है, तो उनमें अट्रैक्शन फील होती है। तो इनको हम एक्सचेंज कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई एक टर्म इसमें एक्सचेंज के साथ रिलेट होती है, कोई दूसरी कोरिलेशन के साथ। आपको इस तरह से ये चीज देखनी है वहां पे, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे कहीं पे भी, बुक में पढ़ोगे, इंटरनेट पे ढूंढोगे, तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी जैसी होगी। क्लियर, ठीक है। और बोलो के पॉइंट्स, ओके।
K पॉइंट्स ग्रिड K बॉन्ड कॉस्ट फैक्ट जो होता है बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप 3 डायमेंशनल की बात करो, मान लो 3 डायमेंशनल में हम क्या लेके चलते हैं, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 15 0 0 0 15 0 0 0 15, ठीक। 3D के लिए, 2D के लिए मान लो वैक्यूम जो है वो Z के एरो का होगा, Z डायरेक्शन में अगर वैक्यूम हो तो ये क्या हो जाएगा 15 0 0 0 15 0 0 0 1। देन 1D को अगर मान लो Z और Y में वैक्यूम है तो ये कितना हो जाएगा 15 0 0 0। जनरल बात कर रहा हूं मैं, जो हम जनरली लेके चलते हैं। और अगर मान लो मेरे पास 0 डायमेंशनल सिस्टम हो तो 0 में हम क्या लेके चलते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा 0 डायमेंशनल सिस्टम में लेके चलते हैं। क्या मतलब है इसका, ये ग्रिड जो हम लेके चलते हैं बेसिकली हम क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल स्पेस में इंटीग्रेट करते हैं। जब बैंड स्ट्रक्चर आता है एक तरह से हम रेसिप्रोकल स्पेस में या ब्रिलर जोन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं जब वो बैंड स्ट्रक्चर निकाला जाता है। तो इंटीग्रेशन कैसे होती है, इंटीग्रेशन का मतलब है सम करना। सम का मतलब है कि जो हमारे गिवन जो चीज है उसको हम क्या करते हैं फाइन मैश में करने की कोशिश करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का आइडिया यही होता है, जैसे मान लो मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं फाइन मैश बना रहा हूं इस तरह से, जितनी फाइन मैश होगी उतना अच्छा इंटीग्रल आएगा। फॉर्मूला देख लेना आप लोगों ने, क्या है इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बैठा होता है, जैसे ये मैंने तो इस तरह से मैं फाइन मशीन को अगर मैं काउंट करूं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट होता है तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं एक तरह से। ये 2 डायमेंशनल उसका मैंने एग्जांपल लिया। अब जरा यहां देखते हैं रेसिप्रोकल स्पेस की, रेसिप्रोकल स्पेस कहां बड़ा होगा, जहां स्पेसिंग कम होगी, रियल स्पेसिंग कम होगी। मान लो जिस डायरेक्शन में वैक्यूम ज्यादा है, जैसे मान लो यहाँ पे Z डायरेक्शन में वैक्यूम था, Z डायरेक्शन में वैक्यूम था तो Z डायरेक्शन में क्या हुआ, रियल स्पेस में सेल का साइज बड़ा था तो रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वहां पे वन मैश लिया हमने बेसिकली। बट यहाँ पे X और Y में क्या था, X और Y में रियल स्पेस कम था तो क्या हुआ, जब मैंने इसमें मैश लेने की कोशिश की तो 15 की रेसिप्रोकल स्पेस बड़ा हो गया तो इसलिए 15/15 की मैश ली। यहाँ पे ये 1 ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में वैक्यूम होता है, जैसे ये था हर डायरेक्शन में, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे 1/1 मैश जो थी सफिशिएंट थी। 2/2 भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा टाइम लेगी, रिजल्ट्स पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल स्पेस में जब इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो मैश जो है बड़ी सोच समझ के देते हैं। तो तभी मैंने आपको क्या बोला कि हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लेके चलने हैं। एनर्जी क्या कर जाती है, एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ज कर जाती है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्लियर।